सो हेलो गाइस। देखिए, हम यहाँ पे जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, इसमें ये आज का वीडियो जो है ये फोर्थ एपिसोड है। इसके पहले हमने यहाँ पे 1, 2 और 3 ये 3 एपिसोड यहाँ पे हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी अभी तक ये तीनों एपिसोड नहीं देखा है, जा करके वो देख सकता है। देखिए, पीवाईक्यू का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यूज एंड सिलेबस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीवाईक्यूज हमको क्या बताता है कि हाउ टू स्टडी, मतलब क्या पढ़ना है। हाउ टू स्टडी मतलब कैसे पढ़ना है। एंड सिलेबस बताता है व्हाट टू स्टडी, मतलब क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम यहाँ पे पीआईक्यूज करा रहे हैं। सिलेबस आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं ये समझ में आएगा तो सिलेबस भी हम यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री यहाँ पे प्राप्त हुआ है। देखिए, जो पद्मा अवार्ड्स हैं इसके क्रम भी हमने पहले के सीरीज में देखा है, पूछा है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे जो छोटा होता है वो पद्मश्री होता है, और उसके बाद कौन सा होता है, पद्म भूषण होता है, और इसके बाद अपना होता है पद्म विभूषण। ठीक है, ये क्रम है। हमने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी कि श्री छोटा होता है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। भूषण में 3 अक्षर हैं, इसका मतलब ये इससे बड़ा है भूषण। और विभूषण में 4 अक्षर हैं, इसका मतलब विभूषण जो है सबसे बड़ा है। इस क्रम में देखिए, ये जो 2022 का था इस वजह से 2024 में पूछ लिया गया, लेकिन हमको यहाँ पे 2025 वाला लेटेस्ट हमको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो 2025 में जिनको मिला है, कितना मिला है, और इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो 2025 की बात करता हूँ मैं आपको, 2025 में जो पद्म विभूषण, पीवी लिखूंगा मतलब पद्म विभूषण, ये टोटल 7 लोगों को मिला है। ठीक है, और ये 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ शॉर्ट में। जैसे एक है दूर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, दूर नागेश्वर रेड्डी आपको पता होना चाहिए। इनको जो है मेडिकल के फील्ड में मिला है, और ये कहाँ के हैं, तो ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, ऐसे ही आप बात करेंगे जगदीश सिंह खेहर हैं। जगदीश सिंह खेहर, इनको पब्लिक अफेयर के फील्ड में मिला है, और ये कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। ऐसे ही बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कुमुदनी लाखिया। इनकी अभी हाल ही में डेथ भी हो गई है, कुमुदनी लाखिया, और ये एग्जाम में 100% आएगा। कुमुदनी लाखिया जो है, ये भी जो है आर्ट से संबंधित है, और ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी अभी अभी डेथ हो गई है। चौथा, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पोस्टुमसली मिला है, मतलब मृत्यु के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उनका नाम अगर आप देखेंगे तो ये है वासुदेवन नायर। ठीक है, वासुदेवन नायर जो है, वासुदेवन नायर को यहाँ पे लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है, मतलब साहित्य और शिक्षा में इनको दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, ये जो हैं आपके केरल के हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे ओसामा सुजुकी की। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, जो पांचवा है वो है ओसामा सुजुकी, और ये विदेश के हैं, मतलब ये कहाँ के हैं, ओसामा सुजुकी जो हैं, ओसामा सुजुकी ये जापान के हैं। ठीक है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनको पोस्टमसली दिया गया है, मतलब ये मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे इनको दिया गया है। ये जापान के हैं, ये जापान के हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 5 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर एन रेड्डी है। ठीक है, इनको मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया था, और ये तेलंगाना से थे। फिर आपने देखा जगदीश सिंह खेर थे, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से थे। कुमुदनी लाखिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है। तो ये आपके 4 हो गए। 2-3 इसमें और हैं, आपको याद रखना चाहिए। शारदा सिन्हा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना यहाँ पे कुमुदनी लाखिया इंपॉर्टेंट थी, उतना ही शारदा सिन्हा भी इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है इनको। और शारदा जो सिन्हा है, ये आर्ट से संबंधित थी, और बिहार कोकिला मतलब ये बिहार स्टेट से संबंधित थी। तो इतने लोगों को, कितने लोगों को, 7 लोगों को यहाँ पे पद्म विभूषण 2025 के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, किस फील्ड से हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म जो भूषण है, पद्म भूषण यहाँ पे टोटल 19 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे विवेक देवराय हैं। ठीक है, विवेक देवराय, सब तो नहीं क्योंकि 19 को 19 हम नहीं याद कर पाएंगे। और विवेक देवराय जो है, इनको भी पोस्टमसली दिया गया था, मतलब मृत्यु के बाद इनको दिया गया था। और इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन, मतलब साहित्य और शिक्षा में दिया गया था। और ये हैं कहाँ के, तो ये हैं न्यू दिल्ली के, नई दिल्ली के हैं विवेक देवराय। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे मनोहर जोशी हैं एक लोग, मनोहर जोशी, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, मनोहर जोशी के बारे में। इनको पब्लिक अफेयर में दिया गया था, और ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के मनोहर जोशी जो हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे पंकज उदास हैं, पंकज उदास जो हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, एक आइडिया रहेगा तो हम जो विकल्प रहेंगे, जो पेपर में अल्टरनेटिव जो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, उसके थ्रू भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो पंकज उधास जो है, इनको भी यहाँ पे किस में दिया गया था, तो इनको जो है
वो पब्लिक आर्ट में दिया गया था, इनको आर्ट में दिया गया था, सॉरी, इनको आर्ट में दिया गया था, और ये महाराष्ट्र से संबंधित ये भी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, टोटल यहाँ पे 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। और आपसे पूछ सकता है कि जो पद्मश्री है ये कितने लोगों को दिया गया था। पद्मश्री यहाँ पे टोटल आपको कितने लोगों को दिया गया था, 113 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री दिया गया था। तो पद्म विभूषण पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया। तटीय क्षेत्र मतलब आप समझते हैं ना, जैसे ये इंडिया का अगर है मैप, इधर हम जानते हैं सागर है, कौन सा सागर है, इधर अरब सागर है, तो ये जो इंडिया का है ये इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं तटीय क्षेत्र का मतलब। देखिए, समुद्र के पानी से भर गया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे यहाँ पे मुरझा गए। इनके आधार पे जो पौधे मुरझा गए हैं उसमें सबसे संभावित कारण, मतलब किस कारण से पौधे मुरझा गए हैं, ये यहाँ पे आंसर बताना है हमको। तो देखिए, समुद्री जल जनित कीटाणुओं के संक्रमण से पौधे मुरझा गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वहाँ पे जल जनित जीवाणु थे या कीटाणु जो थे उनके कारण, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। धूप के अभाव में बिल्कुल नहीं, धूप के अभाव में पौधे मुरझाएंगे नहीं, ये भी नहीं, गलत है। तो ये जो सी है, पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन, मतलब इसको बोलते हैं पाल्समोलिसिस। ठीक है, पाल्समोलिसिस क्या होता है, पाल्समोलिसिस मतलब ये होता है कि जो कोई, अगर मान लो कोई पादप है, ठीक है, पादप में अगर सेल वॉल, पादप में हम जानते हैं सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, अगर इस सेल वॉल से, अगर जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अगर वो अलग हो जाए, अगर वो अलग हो जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। इसी को बोलते हैं पाल्समोलिसिस, और इसी की वजह से यहाँ पे जो पौधा है वो मुरझा गया है। ठीक है, तो देखिए, हमेशा अगर आपको इन तरीके के एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन लगाना है, तो जो थोड़े से आपको ऑप्शन थोड़ा कठिन लगे, उस ऑप्शन के थ्रू अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एकदम जो सामान्य ऑप्शन होते हैं उनके सही होने के चांसेस कम होते हैं, तो इस वजह से सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत जो था वो ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा था। तो हम जानते हैं 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, उसके बाद से ही 1858 से ही यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से पावर किसके पास चला गया था, तो जो ब्रिटिश क्राउन थी उनके हाथ में यहाँ पे पावर चला गया था। तो ये कौन सा एक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आपको 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग उनका नाम था। ठीक है, इसी तरीके से कहाँ पे कौन यहाँ पे इसका लीडरशिप किया ये भी आपको बताना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे 1833 चार्टर अधिनियम जो था, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता था, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया किसके थ्रू, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके थ्रू। ठीक है, 1853 का चार्टर नियम में क्या कहा गया, 1853 के चार्टर नियम में बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है इसको यहाँ पे लेजिस्लेचर से अलग कर दिया जाए, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ये 1853 का चार्टर एक्ट। और अभी तक जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है, मतलब जिससे आईएएस बनते हैं, उसमें यहाँ पे ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया। कौन, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने वाला जो था वो 1853 का चार्टर एक्ट था। मतलब अब सब लोग यहाँ पे जो आईएएस का एग्जाम है उसमें यहाँ पे बैठ पाएंगे, तो 1853 का चार्टर अधिनियम ये बताता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक भारत सरकार अधिनियम 1919 और एक भारत सरकार अधिनियम 1909, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू उस समय वायसराय थे। ठीक है, और जो सॉरी चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू जो थे ये सचिव थे, ये भारत सचिव थे। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है, और 1909 वाले को क्या बोलते हैं, 1909 वाले को हम मॉर्ले मिंटो भी रिफॉर्म भी बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं 1909 वाले को। ठीक है, इसकी जो प्रोविजंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम देखने नहीं वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन, मतलब किसने यहाँ पे डिसिफर किया, डिसिफर का मतलब होता है कि किस चीज़, जो चीज़ पढ़ी नहीं गई उसको पढ़ना, किसने यहाँ पे मौर्य काल की जो ब्राह्मी लिपि थी
उसको यहाँ पे पढ़ा था या उसको डेसिफाई किया था, तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पे इसका आंसर यार गलत दे दिया, मुझे लग रहा है जेम्स प्रिंसेप ही इसका सही आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ, जेम्स प्रिंसेप ही है, ये यहाँ पे मुझे तो ये दिख रहा था, बट जेम्स प्रिंसेप ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मौर्य काल की, थोड़ी सी बात आपके सामने कर लेता हूँ। जो मौर्य काल था, इसकी स्थापना किसने किया था? मौर्य काल की स्थापना जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इनके एक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके एक दरबारी दरबार में एक पर्सन थे जिनका नाम था चाणक्य, जो कि इनके युद्ध जीतने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। चाणक्य या इन्हीं का नाम कौटिल्य भी होता है, चाणक्य या कौटिल्य। और इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। अर्थशास्त्र आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग, मतलब कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो कि भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? मतलब किस साल से किस साल तक पर्सन जो हैं वो भारत में वर्किंग एज माने जाते हैं, मतलब वो काम कर सकते हैं। तो ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो वर्किंग एज में आते हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में जो बीदर किला था, इसके आकार में अनियमित रूप से क्या था? तो वो था यहाँ पे समांतर असम चतुर्भुजाकार या रोम्बॉइड बोलते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एक्चुअली में आसान होने चाहिए, बट इसको डिफिकल्ट बना दिया गया है जानबूझ के। ठीक है, ताकि आप कर ना पाएँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं तो कहूँगा इसकी भी करें। कैसा था, अगर आपको पता है कैसा था तो आप लगा दो, अदरवाइज क्योंकि अब कैसा था बीदर जो फोर्ट था आयताकार, ये तो हम अल्टरनेट कल्चर में ही पढ़ेंगे। अगर सही से अल्टरनेट कल्चर पढ़ रहे हैं आप तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बीदर था इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि पहले भारत में जो हम देखें अगर, तो जैसे भारत का अगर मैप है तो इस एरिया में बहमनी साम्राज्य था, और नीचे जो था ये विजयनगर साम्राज्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ पे जो साम्राज्य हुआ करता था उसको बोलते थे बहमनी साम्राज्य, और ये जो नीचे होता था इसको बोलते थे विजयनगर साम्राज्य। ये दोनों साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना किया था बहमन शाह। बहमन शाह ने किया था इसकी स्थापना, और इसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का भाइयों, दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दो भाइयों ने मिलकर के यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कुल मिला के बताने का मतलब क्या है कि जो बहमनी साम्राज्य था, जो ये वाला साम्राज्य था, इसमें ये जो साम्राज्य था ये अलग अलग 5 राज्यों में स्वतंत्र हो गया। अब वो कौन कौन से स्वतंत्र राज्य थे मैं आपको बता दूं, तो वो थे आपके अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर था, बीजापुर था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा था, आपको पता होना चाहिए, बीदर था और बरार था। तो ये 5 स्वतंत्र राज्यों में जो बहमनी साम्राज्य था वो अलग हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। भारत में बड़ी लाइन मतलब ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग कितनी चौड़ाई है? तो ये भी सीधे एनसीईआरटी से लिया, इसी वजह से बोला जाता है कि एनसीईआरटी जो है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि एनसीईआरटी का अगर आप सार पढ़ रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका आंसर 1.6 मीटर होगा। 1.6 मीटर यहाँ पे जो बड़ी लाइन है, रेलवे नेटवर्क की लंबाई जो चौड़ाई है, सॉरी, भारत में जो बड़ी लाइन मतलब ब्रॉड गेज है, इसके रेलवे नेटवर्क की लंबाई जो है, लगभग चौड़ाई जो है, सॉरी, वो 1.6 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब किस उम्र में हम लोग यहाँ पे वोट दे सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। जिस उम्र से हम वोट देना चालू करते हैं उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो वो भारतीय नागरिकों पर कितने वर्षों पे लागू होता है? तो हम जानते हैं जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो वोट देने लायक हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल के यहाँ पे, या आप बोल सकते हो कि जो म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होता है उसका अगर आपको, या अगर आपको प्रधान का चुनाव जो हम लड़ते हैं उसके लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संविधान के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। संविधान के बारे में हमेशा आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए।
जैसे अभी अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली कितने अनुच्छेद हैं, अभी कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, तो वो लगभग आप देखेंगे तो 445 के आसपास में है। एग्जैक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। अगर हम बात करें अभी कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान में अभी जो है वो 25 भाग हैं। अगर हम बात करें अभी कितने अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, तो वो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि 12 अनुसूचियां अभी भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत बात आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सामान्यतः घाटे को एक किसकी संकल्पना के तौर पे माना जाता है? तो अगर घाटा है तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे, मतलब ऑप्शन को हटाएंगे पहले। जैसे स्टॉक, स्टॉक हम बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ गेहूं भर के आया, हम कहेंगे गेहूं का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। स्टॉक मतलब होता है कि अगर आपके यहाँ सरप्लस चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तब हम बोलते हैं स्टॉक में है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घाटे की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है अधिशेष, इसका मतलब भी ज़्यादा हो गया। अधिशेष मतलब सरप्लस, आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं अधिशेष। और ये मार्जिन तो होगा नहीं, इसका आंसर जो है फ्लो होगा। ये भी सीधे एनसीईआरटी से ही लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों की कम से कम कितने प्रतिशत वोट हासिल करे ताकि उसको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाए? तो कम से कम वो 6% वोट अगर हासिल कर लेती है तो उसको हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें कई सारा यहाँ पे शर्त रखा गया है, आप देख सकते हैं कि 4 लोकसभा सीटें जीते पहला, या इसके अलावा अगर ये नहीं कर पाती है तो लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोट, जितने भी वोट पड़े हैं उसके 6% अगर वो वोट हासिल करती है तो हम उसको यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हाल ही में जो आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी वो अभी अभी क्या बनी है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको दिया गया, आम आदमी पार्टी। ठीक है, अभी अब दिल्ली में चुनाव भी हार गई है, और दिल्ली में नया सीएम कौन बना है? तो रेखा गुप्ता बनी है। मैं इसको लगातार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, रेखा गुप्ता यहाँ पे दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि फरवरी 1947 में जो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का जो वायसराय था, किसे नियुक्त किया गया था? तो वो नियुक्त किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला भारतीय वायसराय, अगर भारतीय पूछा जाए कौन बना था, तो वो थे सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। देखिए अभी इसी में थोड़ा सा ऑप्शन बता दें। लॉर्ड विलिंगडन जो थे ये 1931 से लेकर के 36 तक, 1931 से लेकर के 36 तक इन्होंने यहाँ पे भारत में शासन किया था। लॉर्ड लिनलिथ गो जो थे, ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1942 में, तब ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन जो थे ये आप जानते हो कि अ, गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, गांधी इरविन पैक्ट वो कब होता है? तो 5 मार्च 1931 में होता है। जब कांग्रेस जो है, वो जो इतिहास पढ़ा होगा उसको पता होगा यहाँ पे, जब कांग्रेस जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती है, तो यहाँ पे इरविन क्या करते हैं, गांधी जी का समझौता करते हैं ताकि ये जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो उसमें क्या हो, शामिल हो जाए। तो इस वजह से लॉर्ड इरविन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जल भंडारण और पुनर्भरण के लिए बावड़ियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह की क्वेश्चंस मैं मानता हूँ बावड़ियाँ आपने कभी सुना नहीं है, तो ये डिफिकल्ट लेवल में आएंगे, या मॉडरेट लेवल आप रख सकते हो। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है पढ़े भी हों। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के बारे में बात कर रहा है। टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन था? मैच रेफरी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, मैच रेफरी के बारे में कोई नहीं, किसी को नहीं पता होता। वैसे तो ये थे जगवाल श्रीनाथ। देखिए 2021 की बात तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2024 में भी यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? वैसे तो इसका होस्ट जो था वो था पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये खेला कहाँ गया? ये खेला गया, सॉरी यार, वो यूएई में खेला गया था। ठीक है, यूएई में यहाँ पे खेला गया था क्या? T20 वर्ल्ड कप। जीता कौन था? तो जीता था यहाँ पे इंडिया जीता था। इंडिया जीता था। किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को हराया था हमने। सॉरी, न्यूजीलैंड को नहीं, हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, भूल जाता हूँ मैं। साउथ अफ्रीका को हमने यहाँ पे हराया था। इसमें अगर आपसे पूछे कोई कि
मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ था? मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और इन्होंने टोटल 15 विकेट लिया था। तो ये आपको 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, कौन जीता, कौन किसको हराया, और साथ ही साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला था? इसको जो है इस क्वेश्चन में TK रंगराजन जो थे, इसी वजह से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? तो ये दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे हम जानते हैं अभी हमारे पास, मैं पहले ही बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ये कब आया था आपको पता होना चाहिए कब आया था, और कौन सा संशोधन था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन फिर से अगर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमको यही लगता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा तो वक्फ अमेंडमेंट हो गया या जो भी रिसेंट में संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना होती है। ठीक है, अब डेट तो कोई नहीं याद रखता है जिस तरह से इसने पूछा है, हालांकि दिसंबर दिया है, महीना दिया है, तो थोड़ा सा हम आंकड़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विधि आयोग की बात कर लेता हूँ, जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन के अभी नए नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है दिनेश, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, दिनेश माहेश्वरी नाम है, जो लॉ कमीशन है उसके नए नए अध्यक्ष अभी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो PM स्वनिधि योजना 2020 है, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे संचालित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें कौन देख रहा है आपको बताना है, तो ये है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो ग्रामीण मंत्रालय देख रहे हैं। ठीक है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कौन देख रहा है, तो मनोहर लाल खट्टर इसमें है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कौन देख रहा है, तो मनसुख लाल मंडाविया, मनसुख लाल मंडाविया जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देख रहे हैं। वित्त मंत्रालय कौन देख रहा है, वित्त मंत्रालय तो फेमस है, कौन है, निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय देख रही है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है सैलामेंडर जो है और घरेलू छिपकली दोनों एक ही तरीके की होती है, सैलामेंडर थोड़ा रेड कलर का होता है, इनके बीच वास स्थल के अलावा, वास स्थल मतलब कहाँ पे रहते हैं, एक वास स्थल के अलावा एक और अंतर जो कि निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, अगर हम बात करें जो सैलामेंडर है, सैलामेंडर जो है इसके स्किन पे सल्क नहीं होते हैं, जबकि छिपकली के शरीर पे सल्क होते हैं, इस वजह से बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो वह है घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी। ठीक है, गोवा के कुछ और भी यहाँ पे फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप देखेंगे लोसुंग फेस्टिवल, लोसुंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे, गोवा में मनाया जाता है, सॉरी गोवा में लोसुंग नहीं मनाया जाता है, जो गोवा है, गोवा में आपका मनाया जाता है कौन कौन सा, तो गोवा में गोवा कार्निवाल मनाया जाता है, गोवा कार्निवाल मनाया जाता है, गोवा में सिग्मो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल, और एक साओ जाओ, साओ जाओ फेस्टिवल भी ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी होती है, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? भारत से संबंधित ऋतु कौन सी नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी भारत में है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आती है, तो ये 1 जून को केरल में आती है। ठीक है, ठंडे मौसम की ऋतु भारत में आती है नहीं बताइए, ठंडी आती है नहीं, बिल्कुल आती है, गर्मी भी आती है, कौन सा नहीं आती, तो भूमध्य रेखीय जो ऋतु है, ये तो भूमध्य सागर के आसपास में भूमध्य रेखीय यहाँ पे सीजन पाया जाता है, इस वजह से डी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो इसका आंसर है सी, राजन और साजन मिश्रा, राजन और साजन मिश्रा इसके यहाँ पे ख्याल गायन वंशावली के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, हर साल हार्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है, हार्नबिल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है।
ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई कि हार्नबिल कहाँ का राज्य महोत्सव है, स्टेट फेस्टिवल बोला जाए अगर आपसे, या सॉरी स्टेट फेस्टिवल नहीं, स्टेट क्योंकि हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल आई थिंक पक्षी है, तो कहाँ का स्टेट बर्ड है, तो ये केरल का है, केरल का है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ, जैसे गोवा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि गोवा में कौन कौन से यहाँ पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है। एक गोवा कार्निवल मैंने बताया, एक मैंने आपको सिग्मो बताया, ये तो लगभग हर वीडियो में ही मैंने बताया आपको, और एक मैंने साओ जाओ बताया, ये गोवा के बारे में बताया। सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, सिक्किम में आप देखेंगे लोसुंग फेस्टिवल, लोसुंग फेस्टिवल है यहाँ पे। सिक्किम में एक फेस्टिवल होता है सागा दावा, ये भी न्यूज में भी था, सागा दावा पूछा भी जा सकता है। और पोंग लाहपसल जो फेस्टिवल है, ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। ठीक है, नागालैंड की बात कर लेते हैं हम। नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा की पहले बात कर रहे हैं। त्रिपुरा में यहाँ पे गरिया पूजा मनाया जाता है, गरिया पूजा और खारची पूजा, ये दोनों त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड वाले आप बता देना यार। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा मुगल बादशाह जो बाबर था, ये किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था। बाबर मतलब किस सिलसिला को मानता था, बाबर जो था ये नक्शबंदी सिलसिला को मानता था। देखिए, जो नक्शबंदी सिलसिला था, इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। कौन किया था भैया, बहाउद्दीन नक्शबंद। इसके नाम में नक्श है, सबके नाम में रहेगा ही, बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। चिश्ती जो सिलसिला था, इसकी फाउंडर कौन, इसकी स्थापना कौन किया था, इसकी स्थापना किए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको याद आना चाहिए। जो सुहरावर्दी सिलसिला था, इसकी स्थापना कौन किया था, तो सुहरावर्दी की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी किए थे, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सबके नाम में पीछे लगा हुआ है। और कादरी वंश की जो स्थापना किया था, कादरी जो सिलसिला था, उसकी स्थापना कौन किया था, तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर यहाँ पे गिलानी जो थे, वो कादरी जो सिलसिला था उसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली जो थे, किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर इन्होंने लहराई थी, तो वो जो है, इन्होंने जो इंग्लैंड का मैदान लॉर्ड्स है, यहाँ पे इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के यहाँ पे लहराई थी जीतने के बाद। देखिए, आपको यहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ स्टेडियम भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। पहली बात तो यह पता होना चाहिए आपको, कैनबरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया में एक गिब्सन और एक सिम्पसन, गिब्सन और सिम्पसन जो डिजर्ट हैं, मतलब मरुस्थल हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, प्रवाल जिसको बोलते हैं, ग्रेट बैरियर प्रवाल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो वो केप टाउन है। अगर आपसे कोई पूछे दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है, तो ब्लूम फोंटेन। ठीक है, ब्लूम फोंटेन जो है वो न्यायिक राजधानी है किसकी, दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जो ईस्टर्न बंदरगाह है, सबसे पूर्वी, उसको बोलते हैं डरबन। डरबन जो है वो सबसे ईस्टर्न बंदरगाह है। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में आपने पता ही चल दिया। चलो आगे चलते हैं भैया। कह रहा है कि CS3 CS2 18 CS3 का IUPAC नाम क्या है, तो ये तो भैया थोड़ा सा खेल गया, क्योंकि हम ज़्यादातर 10 ही तक याद करते हैं। तो ये तो कार्बन के नाम से होता है, जैसे अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम मेथ होता है। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम हम जानते हैं एथ होता है। 3 कार्बन होता है तो हम जानते हैं प्रोप, उसका नाम प्रोप से चालू होगा। ऐसे ही 4 कार्बन होता है तो उसका नाम ब्यूट से होता है, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट के बाहर देखिए 18 लिखा है, इसका मतलब 18 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला, मतलब टोटल 20 कार्बन है। तो 20 कार्बन वाले को किस नाम से जानते हैं, तो 20 कार्बन वाले को हम यहाँ पे इको से चालू करते हैं, इस वजह से इकोसेन इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, डेकेन अगर आप बात करेंगे तो ये 10 कार्बन से संबंधित होता है। डोडेकेन जो है ये 12 कार्बन वाले अणु से संबंधित होता है। और ट्राइकॉन्टेन, ये आपको बताना है, मुझे लग रहा है ट्राइकॉन्टेन जो है वो लगभग 30 से संबंधित होगा, या तो ट्राइकॉन्टेन 30 हो सकता है। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिग द्वारा नहीं लिखा गया,
तो अरविंद अडिग द्वारा यहाँ पे द इंग्लिश टीचर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे यार। देखिए हम यहाँ पे इंग्लिश के भी आपको करा सकते हैं क्वेश्चंस, कभी देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो। कैसा लगा आपको आज का जो एक्सप्लेनेशन था, जो आपका आज का वीडियो था, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।